हेलो स्टूडेंट। एनपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है और हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित और पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। और इस चैप्टर में हम संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, किस तरह की संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है और उन संख्याओं पर आधारित क्या क्या नियम होते हैं, इन सब के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। और चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा पहला तो होता है संख्या, और संख्या को कई भागों में जो है विभाजित किया गया है। जैसे कि संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। इन सभी का देखिए, इन सभी का जो है परिभाषा और इनका जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों को आगे जो है बताया जाएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं को यहां से देखिए, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी पुनः दो भागों में बंटती है, एक तो पूर्णांक और दूसरा भिन्न। फिर पूर्णांक को अभी दो भागों में बांटा जाता है, एक पूर्ण संख्या और एक ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या तो बस ऋणात्मक संख्या ही होती है, लेकिन पूर्ण संख्या को हम दो भागों में फिर बांटते हैं, एक प्राकृतिक संख्या और एक शून्य संख्या। तो इस तरह से संख्याओं का जो वर्गीकरण है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि संख्याओं को क्या क्या कितने कितने वर्गों में बांटा गया है। जैसे संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसकी परिभाषा भी आपको आगे बताई जाएगी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो पहले ये देख लीजिए, वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, +1 होता है। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसी तरह से अगर करड़ी में 5/2 का हम स्क्वायर कर दें तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। जब आप लोगों को करणियों का नियम पढ़ाया जाएगा तो करणियों के नियम में आपको बताया जाएगा कि करड़ी में 5/2 है, चाहे कोई भी संख्या करड़ी में अगर रहती है और उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी करड़ी जो होती है वो टूट जाती है। तो यहाँ पर करड़ी में 5 का स्क्वायर जो है ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और उसके बाद -3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो -3 गुणे -3, यानी कि -3 का गुणा -3 में अगर करते हैं तो माइनस माइनस का गुणा करने पर क्या मिलता है, हमें प्लस मिलता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो +9, प्लस दिखाएं या 9 दिखाएं कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसमें जो है 9 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे -5 है तो -5 का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये सभी जितनी भी संख्याएं दिखाई गई है, ये सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्या क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि वे संख्याएं, क्योंकि इन सभी के जो वर्ग हैं वो धनात्मक ही प्राप्त होते हैं, इसलिए हम कहते हैं वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो काल्पनिक संख्या वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग करने पर हमें एक ऋणात्मक मान ही प्राप्त होता है। अगर धनात्मक मान प्राप्त होगा तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और यदि वर्ग करने के बावजूद भी हमें क्या मिलता है, ऋणात्मक ही मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस करड़ी में -1 और माइनस यदि करड़ी में है और इसका स्क्वायर हम करते हैं तो ये -1 ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये कैसी संख्या है हमारी, ये काल्पनिक संख्या है। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है वो दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां
P और Q जो है धन पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अगर Q को हम 0 के बराबर कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू आने लगती है वो इनफाइनाइट आने लगती है, अनंत आने लगती है। इसलिए Q को जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं लिया जा सकता। तो देखिए -1/2 जो है यह P/Q के रूप में है, 3/2 ये भी P/Q के रूप में है, 4/12 P/Q के रूप में है, 5, तो देखिए 5 है यहाँ पे। तो 5, कुछ लोग सोचते हैं कि 5 जो है कहाँ P/Q के रूप में है, तो फिर यहाँ पे देखिए 5/1 तो लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दिया जाता है तो वह संख्या ही प्राप्त होती है भागफल के रूप में। इसलिए किसी भी संख्या के नीचे 1 उपस्थित रहता है, उसे आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। जैसे 8 है तो 8/1 भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर 7 है तो 7/1 लिख सकते हैं, 9 है तो 9/1 लिख सकते हैं। ये सब कैसी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। -5/2 अगर है तो ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। तो ये तो था परिमेय संख्याएं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो जो है, मतलब ये जो लेक्चर है, ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका जो है सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बाद हमारा आता है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या और आगे अ लगा दिया गया, मतलब परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है इसका मतलब ये संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें भी Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए करड़ी में 2 को P/Q के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि करड़ी वाली जो संख्याएं होती हैं, इन करड़ी वाली संख्याओं का यदि हम मान निकालते हैं तो मान निकालने पर इनका जो प्रसार होता है ये कभी भी दशमलव प्रसार इनका रुकता नहीं है। इसलिए ये संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। करड़ी में 5 भी होगा, करड़ी में 7 होगा, पाई होगा। पाई को जो है देखिए, पाई को हम सामान्यतः क्या मानते हैं, 22/7, लेकिन 22/7 के सन्निकट मानते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल 22/7 नहीं होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो जो है अनावर्ती होती है, अशांत होती है, लेकिन जैसे 3.14 ऐसे जो है ये बढ़ती जाती है और ये जो है कभी समाप्त नहीं होती है, कभी कटती नहीं है। तो ये जो पाई होता है, कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है और 22/7 को हम P/Q के रूप में तो लिख ही नहीं रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि 22/7 जो है यह इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। पाई की वैल्यू जो है लगभग 22/7 के बराबर मानी जाती है, सन्निकट मानी जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो इतना ध्यान रखिएगा कि पाई जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। लेकिन 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये चीज जो है आप लोगों को ध्यान देना है। बहुत से लोगों को कंफ्यूज रहते हैं कि पाई जो है परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 22/7 परिमेय है और पाई जो है अपरिमेय है, तो पाई की ही तो वैल्यू 22/7 होती है। तो आप क्या बताएंगे कि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई नॉट इक्वल 22/7, यानी कि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू को सन्निकट मान के रूप में 22/7 लिखा जाता है। इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या होगी और 22/7 जो है परिमेय संख्या होगी। तो आपने देखा कि वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम आगे चलते हैं और परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो पूर्णांक और एक भिन्न। पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी,
अगर पूर्ण संख्या है, फिर प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, और फिर ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, तो उनके संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को हम जेड से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें देखिए, इसमें जो है ऋणात्मक पूर्णांक भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, धनात्मक संख्याएं भी हैं, और शून्य भी इनके साथ में सम्मिलित है। तो इन सभी के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक जो है हमारा क्या है, पूर्णांक क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से जो -25, -27, -29, ये सभी संख्याएं जो होती हैं ये पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्णांक के बाद देखिए परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक में और भिन्न में। तो हमने देखा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। इसके बाद से अब हम देखते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न किसे कहा जाता है, जैसे कि 2/5 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। 7/3 रहता है, इसको भी भिन्न बोलते हैं। जैसे भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। यानी कि भिन्न कोई ऐसी चीज संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे कि हमारे पास अगर एक सेब है, एक सेब, और इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, जिसमें से एक भाग हमने काट के अलग कर दिया। तो जब एक भाग उसका काट करके अलग कर दिए हैं तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, 1/4। इसका क्या मतलब हुआ, तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या हो चुका है, निकल चुका है यहाँ पे। तो अब कितने हिस्से बचे हुए हैं, 3/4, यानी कि 3/4। तो ये 3/4 क्या निरूपित करता है, 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों को, यानी कि 4 भागों में से 3 भागों को निरूपित करता है। और यह 1/4 किसको निरूपित करता है, तो 4 भागों में से एक भाग को निरूपित करता है। कि सेब के 4 टुकड़े हमने किए और 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है अलग कर दिया, या एक टुकड़ा किसी और को दे दिया, तो कितने हिस्से जो है बच रहे हैं, तो 3/4, यानी कि 3 हिस्से बच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3/4 बोलते हैं। तो इस तरह से इसकी जो परिभाषा होती है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे 1/2, 1/4, 3/4। 1/2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 हिस्सों में से एक हिस्सा। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 भाग में से एक भाग, 4 भाग में से एक भाग। और 3/4 क्या निरूपित करता है, तो 3/4 निरूपित करता है 4 भाग में से, यानी कि उस वस्तु के कितने भाग किए गए हैं, 4 भाग। और 4 भाग में से कितने भाग की बात हो रही है, 3 भाग की बात हो रही है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं भिन्न। तो परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पूर्णांक और दूसरा भिन्न। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक आ गया फिर से। अब पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया, अभी पूर्णांक का परिभाषा हमने देखा था। तो पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया था, पूर्णांक को बांटा गया है 2 भागों में, एक पूर्ण संख्या और एक ऋणात्मक संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण मतलब पूरी संख्या। तो यहाँ पर देखिए एक चीज दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं। तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा जो है अभी आपको आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं की परिभाषा जो आप याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्या देखिए 1 से लेकर के ये जो संख्याएं होती हैं, 0 को छोड़ करके, यही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या के साथ में किसको इंक्लूड कर दिया हमने, 0 को इंक्लूड कर दिया। तो जब 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो यह कैसी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब देखते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक संख्या ऐसी संख्या है जिसका मान जो है 0 से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि -1,
-1, -2, -5, -12, इन सब की जो वैल्यू है वो 0 से कम है। तो जब 0 से कम होती है तो उसे हम कैसी संख्याएं कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कहता है हमारे पास -22 रुपए, तो बताइए क्या उसके पास 22 रुपया माइनस में रहेगा? -22 रुपया किसी के पास हो ही नहीं सकता। बस ये दर्शाता है कि -22 जो है ये उसने, यानी कि 22 रुपया जो है उसने कर्ज लिया है, और कर्ज का मतलब क्या होता है? ऋण होता है, यानी कि वह व्यक्ति जो है ऋणात्मक है। तो यह 0 से, बताइए 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा? क्योंकि अगर वो 22 रुपए कहीं से कमाता है तो 22 रुपए वो कर्ज भरने में अगर लगा देता है तो उसके पास कितने पैसे बचते हैं? 0। अगर किसी के पास 22 रुपए पहले से है और वह अगर 22 रुपया कमाता है तो उसके पास कितना हो जाएगा? 44 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर कर्ज वाला व्यक्ति अगर 22 रुपया कमाता है और उस कर्ज को देता है तो उसके पास कितनी वैल्यू बच जाती है? कितने रुपए बच जाते हैं? 0 रुपए बच जाते हैं, कोई पैसा नहीं होता है उनके पास। तो इस तरह से ऋणात्मक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान जो है 0 से कम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और ऋणात्मक संख्याओं के बाद अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या को कितने भागों में बांटा गया। तो अभी आपको पूर्ण संख्या की परिभाषा बताया गया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो फिर यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या का जिक्र जो है वहां पर किया गया था। तो अब हम प्राकृतिक संख्या के बारे में यहाँ पर देखते हैं। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो भी संख्याएं गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि कोई भी चीज, जैसे बगीचे में अगर पेड़ है तो उस पेड़ को अगर हम गिनना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं गिनना, ना कि 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 तो कुछ होता ही नहीं, मतलब कोई पेड़ है ही नहीं वहां पे, तब हम उसको क्या बोलते हैं? जैसे कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? कितने पेड़ है? तो 0 पेड़ है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर बगीचे में कुछ पेड़ लगे हुए हैं तो आपको गिनने के लिए बोला जाएगा तो कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे जो है गिनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा भाग होता है शून्य संख्या। शून्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक ऐसी संख्या जिसके अकेले होने पर वह निराकार, खाली या कोई अस्तित्व नहीं होता है, शून्य कहलाता है। यानी कि ऐसी संख्या जिसके अकेले होने पर वह क्या हो? निराकार हो, खाली हो, उसका कोई अस्तित्व न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य संख्या। लेकिन देखिए शून्य संख्या खाली, अस्तित्व नहीं, ये जो है केवल और केवल जब वह अकेला हो या किसी संख्या के आगे अगर यूज किया जाता, किसी नंबर के आगे यूज किया जाता, किसी अंक के आगे यूज किया जाता, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन अगर 5 हो और इसके आगे अगर हम शून्य बढ़ा देते हैं तो इसे हम क्या कहते, कितनी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 50 हो जाती है। तो बताइए यहाँ पर 0 का अस्तित्व है कि नहीं है? तो यहाँ पर 0 का अस्तित्व है, लेकिन अगर 5 के पहले अगर हम 0 बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर 0 का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसी संख्या जिसके अकेले होने पर वह निराकार, खाली या कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो ये तो थी संख्याओं के बारे में जानकारियां कि संख्याएं किस तरह की होती हैं। फिर देखिए अभी संख्याओं की और भी जो है प्रकार हैं, जैसे कि सम संख्या हम किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, 2 से पूर्णतः विभाजित हों, सम संख्या कहलाती है। ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं, जो 2 से कट जाएं। और ये संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, किसी और से कट जाएं, उससे मतलब नहीं है, बस वो क्या होनी चाहिए? 2 से विभाजित न हो, तो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। यानी कि जो 2 से विभाजित न हो। जैसे देखिए 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा,
3 है पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 5 है ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 7 है ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 9 है ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और इसके बाद से आता है हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, तो ये संख्याएं जो एक से या तो विभाजित होती हैं या तो स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 या तो 1 से विभाजित होगा या तो 2 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या। फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जैसे 13 है, तो 13 को अगर देखा जाए तो या तो यह 1 से विभाजित होगा या तो यह 13 से विभाजित होगा, इसलिए यह कैसी संख्या हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती है। इसके बाद से आता है हमारा सह अभाज्य संख्या। कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ये संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल 1 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वे संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 का एग्जाम्पल लिया जाए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 3। यानी कि वे संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल 1 होता है, यानी कि देखिए इसके गुणनखंड अगर किए जाएं तो केवल और केवल क्या मैच कर रहा है, इसमें 1 मैच कर रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 का जो युग्म है यह सहअभाज्य संख्या का युग्म है। फिर अगर मान लीजिए दे दिया है 18 और 35, तो 18 और 35 का हमें देखना है, तो 18 दिया हुआ है, तो 18 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3, और 35 का अगर गुणनखंड करते हैं, और इसमें 1 भी लिख सकते हैं, और 35 का करते हैं तो 5 से डिवाइड होगा, 5 सते 35, और यहाँ पे 1 होगा। तो इसमें देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, और 5 नीचे वाले में है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 1 मिल रहा है, इसलिए 18 और 35 कैसी संख्याएं हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, किसी और से विभाजित न हो, और सह अभाज्य संख्या यानी कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड में केवल और केवल 1 होता है, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं 12 और 20 क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं ये 12 और 20। तो हम क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड कर लेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और फिर 20 का अगर गुणनखंड करते हैं 1 लेकर के, तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसके में देखिए 1 तो मिल ही रहा है, 2 भी मिल रहा है, और फिर ये भी 2 मिल रहा है, कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड में 1 भी है, 2 भी है और 2 भी है, इसलिए यह जो संख्या होगी यह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा है धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांकों का योग, तो धन पूर्णांकों का योग जो है कुछ नियमों पर आधारित होता है, जैसे संवरक नियम। जब 2 धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है, यानी कि अगर 2 धन पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो उसका योगफल कितना आएगा, सदैव धन पूर्णांक ही आएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, संवरक नियम कहते हैं। जैसे 3 में अगर 7 को जोड़ते हैं तो 10 ही आएगा, -10 तो हो नहीं सकता। 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -20 हो नहीं सकता। तो जो 2 धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, सदैव धन पूर्णांक ही आएगा। तो इसे हम कौन सा नियम कहते हैं, संवरक नियम कहते हैं। और फिर आता है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कि क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं, तो देखिए नाम से ही पता चला, क्रम का क्या हो रहा है, विनिमय। क्रम का क्या हो रहा है, विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान।
आदान प्रदान। तो क्रमों का आदान प्रदान अगर कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और क्रम विनिमय नियम जैसे कि हमारा हो गया 2 धन 3 बराबर क्या होता है, 5 होता है। तो अगर हम 3 धन 2 करें तो क्या मिलेगा हमें, अगर 3 धन 2 करते हैं तो 3 धन 2 बराबर भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कि अगर हम क्रमों को बदल करके और उनका योगफल ज्ञात करते हैं तो उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कि अगर फिर मान लीजिए 10 और 3 को जोड़ा जाए तो 13 होगा। तो 3 में अगर हम 10 को जोड़ते हैं तब कितना होगा, तब भी तो 13 ही होगा। यानी कि यह किस नियम का पालन कर रहा है, तो यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अब होता है योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, की साहचर्य नियम किसे कहते हैं, तो जैसे 3 धन 5 धन 7, यानी कि पहले 5 7 को जोड़कर हम तब 3 को जोड़ें, या तो 3 और 5 को जोड़ करके और तब 7 को जोड़ें। यानी कि साहचर्य नियम में क्या होता है कि कोई 3 संख्याएं हो या 4 संख्याएं हो तो किसी भी 2 को पहले हम जोड़ लें या पहले किसी 2 को जोड़ लें फिर किसी 2 को जोड़ लें, और जोड़ने के बाद सभी को जब जोड़ लेते हैं तो उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है, चाहे उसको जैसे भी जोड़ा जाए लेकिन उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस नियम को हम कहते हैं साहचर्य नियम। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 और 7 को जोड़ लेते हैं तो 12 हो जाएगा, और इसमें कितना जोड़ लेते हैं, फिर 3 जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 8 हो जा रहा है, और यहाँ पे फिर 7 को जोड़ना है क्योंकि कोष्टक वाले संख्याओं को पहले जोड़ा जाता है। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, और 12 3 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 बराबर 15 आ गया। यानी कि यह जो है साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। जैसे कि अभी अगर लेते हैं एक संख्या 5 धन 7 धन 12, और इधर भी ले लेते हैं 7 धन 12 धन 5, यानी कि इसमें 5 और 7 को पहले जोड़ लें और इसमें 7 और 12 को पहले जोड़ लें। जोड़ने के बाद अगर हम देखें तो 7 5 12, 12 और 12 जोड़ लेंगे और फिर इसमें 12 जोड़ लेंगे, और यहाँ पे 12 7 19, और फिर कितना जोड़ लेंगे, 5। तो 12 और 12 कितना हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है, और 19 5 कितना हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। यानी कि दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यह जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। तो ये जो है धन पूर्णांकों के योग से रिलेटिव जो है ये 3 नियम पाए जाते हैं, संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। इसके बाद से देखिए धन पूर्णांकों का गुणा। तो धन पूर्णांकों के गुणा से भी संबंधित कुछ नियम पाए जाते हैं, जैसे कि संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम। तो संवरक नियम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने योग वाले में पढ़ा कि 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक ही आता है, उसी तरह से 2 धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन ही आता है या धन पूर्णांक ही आता है। जैसे कि अगर 2 का गुणा हम 3 में करते हैं तो 2 3 6, यानी कि प्लस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो प्लस ही मिलता है। अगर 3 का गुणा हम 3 में करते हैं तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर अगर हम 7 का गुणा 2 में करते हैं तो 7 दूनी 14, यानी कि प्लस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो ये क्या मिलता है, हमें प्लस ही मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है गुणा का संवरक नियम। इसके बाद से क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब जो है आदान प्रदान करके अगर हम गुणा कर दें, उनके क्रम को बदल कर गुणा कर दें तो क्या मान में परिवर्तन होगा, तो नहीं होगा। जैसे कि हम देखें 3 गुणे 2 अगर करते हैं तो 6 हो जाएगा, और 2 गुणे 3 करते हैं तब भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 गुणे 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18, और इसी तरह से 3 गुणे 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी जो है क्रम विनिमय नियम होता है हमारा, यानी कि गुणा में भी क्रम विनिमय नियम आता है और योग में भी क्रम विनिमय नियम आता है। और साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का मतलब ये होता है जैसे योगफल में हमने देखा था वैसे ही गुणा में भी होता है, 3 गुणे 2 गुणे 5, और इसी तरह से अगर हम लेते हैं 3 गुणे 2 गुणे 5, लेकिन क्या करेंगे 3 में 2 का गुणा करके तब हम 5 में करने वाले हैं, और इस वाले पक्ष में 2 और 5 का गुणा करके
तब हम 3 में करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर साहचर्य नियम ये हो रहा है 3 दूनी 6, 6 गुणे 5 बराबर 3 तो यहाँ पहले ही रह जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 6 बचे 30 और यहाँ पे 3 दहा में 30, यानी कि दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष हमारे क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो पद हैं हमारे, ये पद और ये पद, ये दोनों ही पद जो है साहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। और साहचर्य नियम की सहायता से अगर गुणा किया जाता है तो गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब है हमारा वितरण नियम, कि वितरण नियम हम किसे कहते हैं, तो वितरण नाम से ही पता चला, वितरण, वितरण मतलब क्या होता है, बांटना, यानी कि अगर बांट करके हम गुणा करें तो फिर क्या मान में परिवर्तन होगा कि एक समान होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3 गुणे 2 धन 5। तो 3 गुणे 2 धन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, यानी कि 3 का गुणा किसमें कर रहे हैं, 2 में, और फिर 3 का ही गुणा हमें किसमें करना होता है, 5 में। तो 3 गुणे 2 और बीच में कौन सा सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे और 3 गुणे कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए ये जो है हमारा वितरित हो चुका है, 3 गुणे 2 और 3 गुणे 5 में वितरित हो चुका है, और गुणा करके तब हम इसे जोड़ें तो 3 गुणे 6 प्लस 3 पचे 15, तो 15 और 6 कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यह वितरण नियम की सहायता से जो है सॉल्व हुआ है। अगर आप देखें तो 2 और 5 को यदि जोड़ते हैं तो कितना होगा, 7 होगा, और 7 में 7 का पहाड़ा यदि 3 बार करते हैं तो 7 कितना हो जा रहा है, ये भी पद हमारा 21 हो रहा है। तो इस नियम को हम कहते हैं वितरण नियम। तो वितरण नियम तो समझ में आ रहा है ना। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, आपको तुरंत जो है सोल्यूशन किया जाएगा। अगर वहीं पे पॉसिबल होगा तो वहीं पे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में जो है आपके क्वेश्चन का जो है रिप्लाई जरूर किया जाएगा, आपके क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड किया जाएगा अगर कोई भी दिक्कत है आप लोगों को। तो चलिए अब देखते हैं क्रमानुयायी, यानी कि सक्सेसर जो हमारा होता है क्रमानुयायी। क्रमानुयायी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नाम से ही पता चला, क्रम से आने वाले। क्रमानुयायी मतलब क्रम से आई, यानी कि क्रम से आने वाली जो संख्या होती है उसी को हम क्रमानुयायी कहते हैं। और क्रमानुयायी ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, उसमें एक इंक्लूड कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, एक ऐड कर देंगे तो वह जो है क्रमानुयायी बन जाता है। जैसे कि अगर दे दिया 5 का क्रमानुयायी बताइए, तो 5 का क्रमानुयायी आप क्या बताएंगे, 5 + 1 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अगर वही कहता है 2a + 2 का क्रमानुयायी बताइए, तो इसका क्रमानुयायी बताने के लिए 2a + 2 में कितना जोड़ देना है आपको, 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a + 3 हो जाएगा। तो क्रमानुयायी कोई बहुत विशेष नहीं होता है, इसमें क्या करना होता है, क्रमानुयायी का मतलब क्रम से आने वाला। जैसे 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 6 कैसे मिला, जब 5 में 1 जोड़ते हैं तभी तो 6 मिलता है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे अगर हम लेते हैं 3a + 2x का क्रमानुयायी बताइए, तो का क्रमानुयायी कितना होगा, 3a + 2x प्लस कितना हो जाएगा, 1। ये हमारा आंसर। यानी कि जिसका भी क्रमानुयायी पूछेगा उसके क्रमानुयायी में क्या करना है, आपको बस एक जो है जोड़ देना है, और जब आप एक जोड़ देंगे तो वह जो है क्या हो जाएगा, क्रमानुयायी हो जाएगा। और इसके बाद से योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक मतलब होता है प्लस, और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि प्लस का उल्टा। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां पर हम प्लस का उल्टा, जैसे कि मान लीजिए कह देता है कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, 5 का योगात्मक प्रतिलोम अगर कहता है तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बराबर -5, उसके आगे माइनस लगा दीजिए। अगर a + b का कहता है, a + b का, तो a + b का कितना हो जाएगा,
माइनस आगे लगा दीजिए और a प्लस बी लिख दीजिए, बस ये हो जाता है योगात्मक प्रतिलोम। यानी कि किसी का भी अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो आप क्या करेंगे, अगर दो पद वाला होगा तो कोष्टक लगा के आगे माइनस लगा दीजिए, अगर एक पद वाला होगा तो वहां पर क्या करना है, सीधे सीधे माइनस लगा देना। जैसे कि 5 एक पद वाला है तो हमने -5 लिख दिया। a प्लस बी जो है दो पद वाला है और इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए, तो इस तरह से जो है योगात्मक प्रतिलोम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम अगर किसी का भी पूछता है तो आपको क्या करना है, आपको उसके आगे एक लगा देना, मतलब माइनस लगा देना है। और जब आप माइनस लगाते हैं तो फिर उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है, यानी कि योग का उल्टा हो जाता है। फिर अगर कहता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक से क्या पता चला, गुणात्मक से क्या पता चला, गुणा, और प्रतिलोम माने क्या हो गया, उल्टा। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। यानी कि गुणा का उल्टा क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे कि अगर 5 का पूछता है, 5 का, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1/5, सॉरी माइनस इसमें नहीं यूज करते हैं। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 1/5 हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा, तो 7 का 1/7 हो जाएगा। यक्स प्लस ए का अगर कहता है तो 1/x प्लस ए हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्रमानुयायी मतलब क्रम से आने वाले, तो क्रम से आने वाले के लिए हम क्या करेंगे, एक उसमें जोड़ देते हैं, और योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछेगा तो आगे माइनस लगा देते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो उसको बटे के रूप में लिख देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं, 1/, करके लिख देते हैं। तो देखिए ये सब जो है टॉपिक थे कुछ क्रमानुयायी, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, इन सब के बारे में आपको बता दिया गया है। इसको ध्यान से जो है, अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार फिर इसको पढ़ लीजिए, जैसा पढ़ाया गया एक बार और पढ़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आपके लिए जो है दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं समझाने के लिए। और अब चलिए चलते हैं चैप्टर पर, जो हमारा संख्या पद्धति का अध्याय 1 का ए है, और इसमें आपसे पहला क्वेश्चन आपको लिए है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। समस्त समधन पूर्णांक, तो समस्त समधन पूर्णांक लिखना है तो लिखेंगे सम। तो बताइए 20 के बाद 21 क्या है, सम है कि विषम है, तो विषम होता है, तो 21 नहीं होगा, क्योंकि हमें कौन सी संख्या केवल लिखनी है, केवल सम संख्या लिखनी है। तो 20 के बाद सम संख्या आती है 22, उसके बाद से 24, उसके बाद 26, उसके बाद 28, 30, 32, 34, 36 और 38। 40 नहीं लेंगे क्योंकि कहा है 20 और 40 के बीच, तो 20 और 40 के बीच यानी कि 9 तो 20 लेंगे इसमें, और 9 तो 40 लेंगे। 20 और 40 के बीच जो संख्याएं होंगी वो 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 होंगी। तो इतनी जो है हमारी समधन पूर्णांक होते हैं 20 और 40 के बीच में। इसके बाद से 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, तो देखिए 2 होता है हमारा अभाज्य, फिर 3 होता है अभाज्य। अभाज्य के बारे में पीछे बताया गया था आपको, जो कि 1 और स्वयं से विभाजित होते हैं, किसी और से विभाजित नहीं होते, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य। तो 1 से 10 तक अभाज्य संख्या लिखना है हमें, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। तो ये 2, 3, 5 और 7 ये जो है हमारे धन पूर्णांक हो जाते हैं। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया क्रमानुयायी का, तो 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो इसका क्रमानुयायी क्या लिखेंगे, 2a+1 का क्रमानुयायी बराबर 2a+1 + 1।
यानी कि इक्वल कितना हो जाएगा 2a+2। ये जो है हमारा क्रमानुयायी हो जाएगा 2a+1 का। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, अभी बताया हमने कि योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, योगात्मक से ही पता चल रहा है, योग प्रतिलोम बने उल्टा, तो योग का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि ऋण होता है। तो 2/3 का योगात्मक, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा, -2/3। बस इतना ही लिख करके हमारा आंसर हो जाता है। तो पहले से लेकर के चौथा क्वेश्चन तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको क्या बताया गया, गुणात्मक में गुणा का भाग हो जाता है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -5 का, तो माइनस तो रहेगा ही, 1/5 हो जाएगा। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। P+Q, छठवां क्वेश्चन है हमारा, P+Q और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम तो बहुत ही इजी होगा। P+Q का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस लगा दीजिए, कोष्टक लगा दीजिए, P+Q हो गया। और इसका जब पूछेगा तो इसका क्या होगा, P-Q का कितना हो जाएगा, P-Q का कितना होगा, माइनस आगे लगा देंगे और P-Q हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आपने अगर ध्यान दे लिया, थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दे लिया, तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्नावली को, इस चैप्टर को ही सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर को क्या, पूरी बुक को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। यक्स के, अगला क्वेश्चन है सातवां हमारा, यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए 5 × 3 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × यक्स कथन सत्य है। तो देखिए 5, यहां पे भी 5 है, 5 से 5 मैच कर रहा है, 3 3 है, और 2 के जगह पे इस सवाल में क्या दे दिया है, यक्स दे दिया है। तो यक्स के किस मान के लिए यह कथन सत्य है, तो यक्स के, यक्स बराबर, इसको यक्स बराबर कर देते हैं, यक्स बराबर 2 के लिए कथन क्या है, सत्य है। x बराबर 2 के लिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। और ये कौन सा नियम है, तो कोई नियम नहीं है, ये निरसन नियम है, इसमें कुछ किया ही नहीं गया है। बस इसमें क्या कर सकते हैं, साहचर्य नियम लगा सकते हैं आप, क्योंकि देखिए साहचर्य नियम में क्या होता है, 3 का गुणा करके तब 5 में हो रहा है, 5 × 3 का गुणा करके तब x हो रहा है। सॉरी, हमने बोला भी निरसन नियम, तो ये निरसन नियम नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम जो है लागू हो रहा है। अब प्रश्न नंबर 8 है, पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का प्रतिलोम होती है, जो स्वयं का प्रतिलोम होती है। अब प्रतिलोम का मतलब देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि स्वयं का प्रतिलोम, यानी कि स्वयं का उल्टा होती है। तो देखिए 5 का उल्टा तो -5 का उल्टा तो अगर गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं तो 1/5 हो जाता है, और 5 का यदि योगात्मक प्रतिलोम देखते हैं तो -5 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा, जो स्वयं का क्या होती है, प्रतिलोम होती है, तो वह कौन सी संख्या होगी, तो वह संख्या होती है 0। 0 धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों संख्याएं होती हैं, और ये दोनों नहीं होती है, क्योंकि अगर -0 लेते हैं तो इसका मतलब भी 0 होता है, और +0 लेते हैं तो इसका भी मतलब 0 ही होता है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को, कि यदि a एक समधन पूर्णांक है, यदि a को क्या बोला जा रहा है, a बराबर सम, एक धन पूर्णांक हो तो बताइए संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम। तो a बराबर सम माना a बराबर सम बराबर कोई भी सम संख्या आप चुन लीजिए a के जगह पे, जैसे कि हमने चुन लिया यहाँ पे 6।
तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या देखना है, a-1 और a+1। a-1 और a+1 का जो है गुणा क्या होगा, सम आएगा अथवा विषम आएगा। तो a के जगह पे कितना रख लेना है, 6-1 हो जाएगा। और a के जगह पे कितना लिखेंगे, 6+1 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 और गुणे 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि 7×5 = 35। कैसी संख्या मिली, तो ये मिलता है हमारा विषम संख्या। कैसी संख्या मिली, तो विषम। तो हमारा आंसर हो जाएगा विषम। तो आप ये सोच रहे हैं कि 6 लिया गया है, अगर कोई और भी संख्या लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन वह संख्या क्या होनी चाहिए, सम ही होनी चाहिए, क्योंकि सवाल में a को क्या बताया गया है, सम बताया गया है। और यदि a बराबर 4 लेते हैं तब क्या होगा, a-1 × a+1 मान रखते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 4-1 और a की वैल्यू 4+1। अब यदि हम गुणा करते हैं तो 4 में a से 1 घटाएंगे, पहले घटा लेते हैं। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। गुणे 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 3×5 = 15। कैसी संख्या मिली, तो विषम मिला। यानी कि आप चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन सवाल के अनुसार एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। और जब ये एक सम संख्या होनी चाहिए। और जब आप सम संख्या लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो a-1 a+1 जो होगी हमेशा ही विषम संख्या प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है, तो पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। एक संख्या रेखा, इसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 7 होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। इसको और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 5 और 7 का योग लेना है हमें। तो यहाँ पे 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जितना भी लेना हो ले सकते हैं। लेकिन अब वैसे भी हम जानते हैं 5 और 7 कितना जोड़ने पर आता है, 12 ही आता है, तो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक हमने लिया। तो संख्या रेखा पर 5, तो यहाँ से अगर लेके जाते हैं कहाँ तक जाना है हमें, 5, और फिर कितना बॉक्स जोड़ना है, 7 बॉक्स। तो यहाँ से जो है हम लेकर के जाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से अगर हम टोटल देखते हैं तो 0 से लेकर के 12 तक हमारा ग्राफ गया है। तो 0 से लेकर के 12 तक ये पूरा टोटल कितने नंबर्स हो रहे हैं, तो 12 हो रहा है, यानी कि 5 + 7 बराबर कितना हो जाता है, 12। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद से 11वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और अथवा कौन से असत्य हैं। तो दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, यानी कि अभाज्य पूर्णांक है और उनका यदि हम गुणा करते हैं तो अभाज्य ही प्राप्त होगा, ऐसा कह रहा है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य। क्यों असत्य है, तो देखिए अभाज्य, दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे हमने 3 ले लिया और एक अभाज्य संख्या 5 ले लिया, तो कितना हो रहा है, 15। क्या 15 अभाज्य संख्या आ रहा है, तो अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर इसने कहा है बी में, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, तो कोई अभाज्य पूर्णांक ले लें, जैसे 3 हो गया और एक 5 हो गया,
इनको जोड़ेंगे तो क्या हमें अभाज्य ही मिल रहा है, तो अभाज्य नहीं मिल रहा है तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर सी में कहा यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा, तो यह कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ए और बी दोनों ही ऋणात्मक हैं, जैसे कि ए बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं, बी बराबर 4 ले लेते हैं और दोनों को क्या कर ले लेते हैं, माइनस, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं ए प्लस बी बराबर, तो -3 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कितनी है, -4, तो हो जाएगा -3 - 4 बराबर -7। यानी कि यदि ए और बी दो ऋण पूर्णांक है तो ए इन दोनों को जोड़ने पर सदैव ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं। तो 11वें क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। इसमें कहा यदि ए एक धन पूर्णांक है, ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि ये जो संख्या है ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 यह संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 24 से पूर्णतः कट जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का मान कुछ भी चुन लेंगे, ए माना ए बराबर 1, हम 1 ही ले रहे हैं या 2 ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5 10 15 50 कुछ भी ले सकते हैं। इसमें ए की वैल्यू बस ये है, कहा है कि धन पूर्णांक होना चाहिए तो हमने धन पूर्णांक ले लिया। अब इसमें क्या है, ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 यह कितने से विभाज्य है, 24 से। कितने से पूर्णतः विभाजित है, तो 24 से, तो 24 से चेक करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 2 2 धन 1 फिर 2 धन 2, ए के जगह पे 2 रखेंगे, ए के जहां जहां पे भी ए है वहां पर 2 रखा जाएगा, फिर ए प्लस ए के जगह पे 2 रख देंगे, ए के जगह पे 2 रख देंगे, 2 + 3। अब इसको जो है 24 से विभाजित करना है, 2 गुणे 2 1 3 हो गया, गुणे 2 2 4 हो गया और 2 3 5 हो गया, बटे 24। तो देखिए 4 3 12 12 दूनी 24, तो यहाँ पे हो जा रहा है 4 6 24, 3 दूनी 6 और 2 1 2, यानी कि कितना आ गया है, 5 आ गया है भागफल हमारा। तो बताइए कि ये जो संख्या है ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि अतः करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। आप ए के जगह पे देखिए, ए के जगह पे आप 2 ले सकते हैं, ए के जगह पे आप 5 भी ले सकते हैं, ए के जगह पे आप 20 भी ले सकते हैं, ए के जगह पे आप 10 भी ले सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हम कोई बड़ा नंबर से लेते हैं तो यहाँ पर गुणा करने में और डिवाइड करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा नंबर कोई चुन लेंगे, जैसे 2 3 1 ये सब नंबर जो है हम चुन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 13 कि यदि ए एक समधन पूर्णांक है, यानी कि ए को सवाल ने क्या बोला है, ए को बोला है समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है, और बी क्या है, बी एक विषम धन पूर्णांक है। तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या सम होगी। तो हम चेक करते हैं, ए को सम मान लें 2 और बी को विषम मान लिया जाता है 3। तो ए स्क्वायर को चेक करते हैं पहले, ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। फिर हमें चेक करना है बी का स्क्वायर, तो देखिए ये वाला यहाँ से बी का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9। ए प्लस बी यानी कि यानी कि ए के जगह पे कितना लेना है, हमें 2 लेना है, और बी के जगह पे कितना लेना है 3 लेना है, तो टोटल कितना हो जा रहा है 5।
फिर a माइनस बी हमें चेक करना है, तो a माइनस बी यानी कि a इंटू बी, a प्लस बी हो गया और a इंटू बी। तो a इंटू बी अगर हम चेक करते हैं तो 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और a गुणे a प्लस 1, a गुणे a प्लस 1 को अगर चेक करते हैं तो a के जगह पे 2 और 2 प्लस 1 बराबर हो जा रहा है 2 1 3, 3 दूनी 6 हो जा रहा है। और अगर b ये वाला चेक करते हैं लास्ट वाला, b इंटू बी प्लस 1, तो बराबर b की वैल्यू कितनी है, 3 लिया गया है और यहाँ पे 3 धन 1 यानी कि 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12। अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं जो है यहाँ पर सम आई हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला सम है, ये वाला सम है और ये वाला सम है और ये वाला सम है। लिखेंगे अतः सम बराबर कौन होगा, ए स्क्वायर सम हो रहा है और ए गुणे बी सम हो रहा है और ए गुणे ए प्लस 1 सम हो रहा है और बी गुणे बी प्लस 1 सम हो रहा है। तो ये सब संख्याएं जो है कैसी मिल रही हैं, सम मिल रही हैं। तो इस तरह से आप ए के जगह पे कोई भी सम संख्या लेकर के और बी के जगह पे कोई भी विषम संख्या लेकर के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 14, निम्न धन पूर्णांकों के या धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो देखिए 3 गुणे 8 धन 7 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 गुणे 8 धन 3 गुणे 7। तो यहाँ पर यह जो है कौन सा नियम लागू होगा, तो योग पर गुणा का वितरण नियम, योग पर गुणा का वितरण नियम, यानी कि योग पर गुणा का वितरण नियम। देखिए योग है और पर गुणा का क्या हो रहा है, वितरण नियम हो रहा है। तो इस नियम के अनुसार जो है ये कथन सत्य होगा। 3 धन 5 धन 9, मतलब 5 में 9 जोड़ के तब 3 जोड़ना है और इसमें 3 में 5 जोड़ करके तब 9 जोड़ना है। तो यह कौन सा नियम होगा, तो देखिए साहचर्य नियम होगा। लेकिन किसका, योग का कि गुणा का, तो योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम है ये, क्योंकि इसमें प्लस ही दिख रहा है पूरा हमें। 3 गुणे 2 और 2 गुणे 3, ये कौन सा नियम दिख रहा है, तो गुणा का कौन सा नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। और फिर 3 गुणे 5 बराबर 1 गुणे 5, ये देख रहे हैं तो 5 के जगह पर क्या है, 5 है और 3 के जगह पर क्या है, a है। तो a बराबर तो 3 ऑलरेडी दे दिया है कि a के जगह पे कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो इस पे कौन सा नियम लग रहा है, तो देख रहे हैं कि क्रम भी बदला हुआ है, साहचर्य नियम भी नहीं है। तो ये कौन सा नियम बोला जाता है, इसे कहा जाता है निरसन नियम। निरसन नियम, निरसन नियम का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन न किया गया हो, कोई नियम लागू न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, निरसन नियम कहते हैं। और चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि संख्या रेखा पर -5 -2 इन सबको जो है हमें दिखाना है। तो हम बीच में ले लेते हैं 0, लेफ्ट वाले जो पद होते हैं वो माइनस होते हैं। लेफ्ट वाले जो पद होते हैं वो माइनस होते हैं। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और इधर प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आप जो है ज्यादा नंबर भी ले सकते हैं या कोई जरूरी नहीं है ज्यादा लेना, क्योंकि हमें दिख रहा है -5 सबसे छोटा और 5 जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हमें कितना दर्शाना है, ये तो 0 हो गया, तो 0 तो दर्शा ही दिया गया है। -2, तो देखिए ये तो -1 होगा और -2 ये होगा हमारा, और फिर 3 ये होगा, 4 ये होगा और ये -5 हो जाएगा। दर्शा दिया गया तीनों को। और फिर 1 2 5 को दर्शाना है। तो देखिए 0 के बाद राइट साइड में क्या आता है, +1 आता है, तो 1 हो गया। और फिर 2, तो 2 भी इसके पास में रहेगा,
3 और 4 को नहीं दर्शाना है, सीधे किसको दर्शाना है, अब हमें 5 को दर्शाना है। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर इनको दर्शा सकते हैं। तो ये जो है हमारा प्रश्नावली 1A था। और इसके बाद से अब हमें देखना है, देखिए कोई नया नियम नहीं पढ़ना है प्रश्नावली 1B के लिए, तो हम इसी के साथ में जो है 1B को भी इंक्लूड कर दिए हैं और 1B को भी इसी के साथ में सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि 1B जो प्रश्नावली है वो बहुत ही छोटी है और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। तो इसको चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस है और माइनस हम लगा देते हैं, तो कितना हो जाता है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, +7 हो जाता है। 0 का, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 होता है। 1 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, तो -1 होता है। और -a + b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर +a + b हो जाएगा, मतलब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब कहा वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम से, तो वितरण नियम इस पर अगर हम लागू करते हैं, वितरण नियम, तो 15 × 32 बराबर लिख सकते हैं 15 × 30 धन 2, 32 को लिख सकते हैं और 15 का गुणा कर दीजिए 30 में, या 15 × 30 और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा, और 15 का 2 में 15 का फिर कितने गुणा करेंगे, 2 में गुणा करेंगे। तो ये हमारा देखिए वितरण नियम हो गया, योग पर गुणा का वितरण नियम, योग पर गुणा का वितरण नियम हो गया। अब 15 और 3 का गुणा कर लीजिए, 15 3 45 हो जाएगा और 1 0 बढ़ा देंगे 450 प्लस 15 दूनी 30 और ये हमारा हो जाता है योगफल 480। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप 15 का 32 में डायरेक्ट ही गुणा करके देखेंगे तो 15 का ये जो 15 है और 15 का 32 में गुणा करके डायरेक्ट देखेंगे तब भी आपका 480 आएगा। और यदि वितरण नियम का पालन किया जाता है तब भी योगफल कितना, मतलब गुणा करने पर योगफल कितना आएगा, 480 ही आएगा। चलिए अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से दिखाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, अब देखिए जैसे दे दिया 2 + 3 धन 4 ये दे दिया है, और इसको यदि हम वितरित करते हैं तो गुणा में क्या करते थे, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। उसी तरह से अगर हम योगफल में करें तो क्या होगा, 2 को किसके साथ जोड़ेंगे, 3 के साथ, और प्लस 2 को अभी किसके साथ जोड़ेंगे, 4 के साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ करके देखिए 3 2 5 प्लस 4 2 6 अब 5 कितना हो जा रहा है, 11। और यहां पर यदि हम जोड़ के देखते हैं तो 4 3 7 7 2 9 ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं अतः योग की संक्रिया पर वितरण नियम क्या है, योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या है, असत्य है। यही चीज जो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या है, असत्य है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते तो फिर हम इसे क्या कहते हैं कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम सत्य होता है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं क्योंकि दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर नहीं है। अब कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। योगात्मक नियम अद्वितीय होने का मतलब ये कि अगर हम कोई 2 धन पूर्णांक ले लेते हैं a और b और इनको यदि हम जोड़ते हैं तब, और यदि b में a को जोड़ते हैं तब इनकी जो वैल्यू होती है वह दोनों ही सेम आती है। यानी कि योगात्मक नियम जो है, यानी कि जोड़ने का जो नियम होता है वो अद्वितीय होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। जैसे कि अगर हम 2 में 5 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, 7, और यदि 5 में हम 2 को जोड़ते हैं तब भी कितना हो जाता है, 7।
और इसके अलावा क्या कोई और भी नंबर आ सकता है क्या? 7 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। 2 में जब 5 को जोड़ा जाएगा तो केवल और केवल क्या मिलेगा हमें? 7 ही मिलेगा। इसके अलावा और कोई नियम और कोई संख्या जो है प्राप्त नहीं होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या बोला है? निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। धन पूर्णांकों को छांटना है इसमें से। तो देखिए 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 ये जो है क्या होगा? 8 माइनस 6 की वैल्यू होगी 2, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, -3 का -4 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 8 में 2 से भाग देते हैं तो +4 हो जाएगा, 5 तिहाई -15 हो जाएगा, और 3 बचे 15 हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो धन पूर्णांक कौन कौन हुए? 2 हुआ, 4 हुआ, 12 हुआ, 4 हुआ और 15 हुआ। बाकी जो 2 पद हैं वो क्या हैं? ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे क्वेश्चन थे, जो हमारे टॉपिक्स थे, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है थियरी बता दिया गया इसका कि संख्याएं कैसी होती हैं और संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, संख्याओं को क्या कहा जाता है और संख्याओं पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। ये सभी चीजें जो है आपको जो प्रश्नावली ए और प्रश्नावली बी है, इन दोनों प्रश्नावली में जो भी चीजें आने वाली थी वो पहले आपको बता करके और 1 बाय 1 क्वेश्चन पूरा जो है सॉल्व कराया गया।